बायोलॉजी प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पॉटिंग। बच्चों को स्पॉटिंग से बहुत डर लगता है क्योंकि ये एग्जामिनर के सामने होता है और टाइम लिमिट के अंदर इसको करना होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बच्चे नर्वस हो जाते हैं स्पॉटिंग को लेकर। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आप चाहे कोई भी स्पॉट दिया हो आपको, आप उसको ना जानते हो, स्टिल आप उसके बारे में 4 या 5 कमेंट लिख ही लोगे। और मैक्सिमम 4 या 5 कमेंट ही लिखने होते हैं क्योंकि हर स्पॉट को आपको मिलता है सिर्फ 2 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉटिंग के बारे में। बायोलॉजी प्रैक्टिकल की अगर बात किया जाए तो जो 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है उसमें 15 नंबर आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के होते हैं और 15 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के होते हैं। इट मीन्स कि 15 नंबर आपके जो अपने टीचर हैं, आपके अपने स्कूल के टीचर हैं, उनके हाथ में है, और ये जो 15 नंबर बाकी का है वो किसके हाथ में है? जो बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं उसके हाथ में है। अब इसमें भी क्या होता है ना कि जो आपका स्पॉटिंग है वो अकेले 12 नंबर कवर करता है। तो स्पॉटिंग में क्या होता है कि 6 स्पॉट रखे होते हैं। स्पॉट का मतलब क्या है? आपने लैब में देखा होगा कि ग्लास जार के अंदर कुछ स्पेसिमेन रखे गए होते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म रखे होते हैं। मान लो ये ग्लास जार होगा, उसी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके पास ऐसे उनका नाम लिखा होता है, जैसे जिसका ये जो भी है उसका नाम यहाँ पे मान लो कैक्टस लिखा होगा। ये है फिश, तो कौन सी फिश है? मान लो ये रोहू है तो लेबियो रोहिता लिखा होगा। ये अगर नागफनी ये जलकुंभी है तो यहाँ आइकॉर्निया लिखा होगा। ऐसे ही अगर ये जो स्लाइड मैंने लिखा है तो जो स्लाइड बनाया गया होगा, ये परमानेंट स्लाइड होते हैं, तो साइड में इनका नाम लिखा गया होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारा प्लाज्मोडियम की स्लाइड है तो यहाँ प्लाज्मोडियम लिखा रहेगा। ये अगर हमारी समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था है तो यहाँ पे मेटाफेज लिखा रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपने अगर बायोलॉजी प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी किया है तो आपको आइडिया होगा कि स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन हमारे क्या होते हैं? जनरली ग्लास जार के अंतर्गत, ग्लास जार के अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी डेड होते हैं, बट उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहें, और उनको देख के हम स्टडी करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में वो कैसे हैं। तो इसी वजह से स्पेसिमेन रखे गए होते हैं लैब के अंदर। अब ध्यान देखिए, ये जो स्लाइड होते हैं ना, स्लाइड में हम कुछ बहुत माइक्रो स्पीसीज हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको रखा जाता है और उनकी स्लाइड बनाई जाती है। या फिर हमें किसी भी प्लांट पार्ट का या किसी भी जीव का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो उसको सेक्शन कटिंग के थ्रू हम उसका स्लाइड बनाते हैं और इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा जीव है या किस जीव का कौन सा पार्ट है। क्लियर है बेटा? इसको स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड पे हम क्या देखते हैं कि जीवों का कोई एक पार्ट या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हम स्लाइड देखते हैं। स्पेसिमेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक कंप्लीट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्लास जार के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन पहले तो ये आना चाहिए कि ये प्रिजर्वेशन जो किया गया है ग्लास जार के अंदर वो कैसे प्रिजर्व है। तो ये केमिकल यूज किया जाता है बेटा, चाहे कोई भी जीव हो उसको एक केमिकल के अंदर रखा जाता है। जो लिक्विड आप देखते हो जिसमें कि जीव है उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से ही उसको डेरिवेटिव करके बनाया गया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड आंसर दोगे अगर आप फाइबर में तभी भी सही है, फॉर्मिक एसिड बताओगे तभी भी करेक्ट माना जाएगा, और फॉर्मेलिन आपका सबसे करेक्ट आंसर होता है। तो याद कर लेना कि ये जो केमिकल हम देखते हैं जिसके अंदर हम जीवों को प्रिजर्व करते हैं उसका नाम होता है फॉर्मेलिन। तो यहाँ से पहले तो एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि किस में हम प्रिजर्व करते हैं, तो फॉर्मेलिन। और दूसरा ये क्लियर हुआ कि स्पेसिमेन क्या होते हैं, और स्पेसिमेन के बाद आपने ये देखा कि स्लाइड क्या होती है। स्लाइड में किसी जीव का कोई एक पार्ट होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कंप्लीट जीव होगा। स्पेसिमेन में हम देखते हैं जो बड़े जीव हैं उनको हम कंप्लीट पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं। क्लियर है? अब स्पॉटिंग में क्या होता है ना कि जब बाहर से एग्जामिनर आते हैं तो वो 6 स्पॉट चूज करते हैं, जिसमें से क्या होता है कि ये जो 6 स्पॉट हो गए स्पॉटिंग के लिए, 6 स्पॉटिंग या 6 स्पॉट की बात कर लेते हैं, उसमें जनरली उनका ये मोटिव होता है कि 3 वो जूलॉजी से लें, मतलब 3 जो रहे वो उनके जूलॉजी से रहे, और 3 कहाँ से ले बेटा? वो बॉटनी से लें। मतलब कि 3 वो सोचते हैं कि 3 प्लांट आपको दिया जाए और 3 कोई भी जीव दिए जाए, ऑर्गेनिज्म दिया जाए, जिससे कि 6 स्पॉट हो जाए। क्लियर है? इसमें भी फिर से उनका ये रहता है कि आपको स्लाइड भी आइडेंटिफाई कराना है कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में क्या आप जीवों को देख के पहचान सकते हो कि नहीं कि ये कौन सा जीव है। अगर आप क्लास 12th में आए हो तो सिंपल सी बात है आपने माइक्रोस्कोप देख लिया होगा, और कैसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं अपने क्लास में जो हमारे बच्चे हैं उनसे मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करा के आपको इसकी वीडियो दिखा दूंगी। चलिए बेटा, तो स्पॉटिंग में आपने देखा कि 6 स्पॉट दिए जाएंगे, एक स्पॉट 2 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क कितने हो गए बेटा? 12 नंबर हो गए हमारे स्पॉट के। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे स्पॉटिंग में है ये टोटल कितने स्पॉट दिए जाएंगे? 6 स्पॉट दिए जाएंगे, और इसमें 3 जूलॉजी के होंगे और कितने? 3 बॉटनी के होंगे। अब यहाँ से देखिए, जूलॉजी में भी वो
एक या दो स्लाइड का यूज कर लें जिससे बच्चे माइक्रोस्कोप में देखना भी सीख जाएं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉटिंग है क्या, हमें वहां जाके करना क्या है। जैसे आप जाओगे, मान लो स्पॉटिंग के टाइम क्या होगा कि आपको तुरंत एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर लिखने के बाद क्या होगा कि एक साथ में 3 या 4 बच्चों को बुलाया जाता है और हर एक स्पॉट के पास नंबरिंग की गई होती है कि ये मान लो स्पॉट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है बेटा, ये 5 है एंड ये 6 है। तो हर स्पॉट पे नंबरिंग की गई है और जो आपके लैब असिस्टेंट होंगे ना, उनके पास एक स्टॉप वॉच होगी। उस स्टॉप वॉच में उनको बताया गया होगा कि एक बच्चे को एक स्पॉट के पास आपको कितने मिनट का टाइम देना है बेटा, 2 मिनट का टाइम देना है। मतलब हर एक स्पॉट के लिए आपको कितने मिनट का टाइम मिल रहा है, ध्यान से देखिए, हर स्पॉट के लिए आपको बेटा जी 2-2 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो अगर आपके पास टोटल 6 स्पॉट हैं तो देख के बताओ इसके लिए कितना टाइम मिला आपको, 12 मिनट का कंप्लीट टाइम मिला है आपको, 12 मिनट का। बट इस 12 मिनट के बाद भी आपको प्लस एक्स्ट्रा में 2 मिनट मिलता है, जिससे कि आप क्या करो कि अपनी कॉपी में देख लो कि कहीं मान लो आप इसके बारे में लिख रहे थे, तब तक 2 मिनट हो गया तो आप 2-3 लाइन छोड़ के अगले स्पॉट पे चले जाना। इससे क्या होता है ना, जो लास्ट का 2 मिनट मिलता है उसमें आपने जो जो लाइन छोड़ी हुई होती है वहां पे एक एक कमेंट बढ़ा सकते हो। तो ये तो फिलहाल प्रोसीजर है कि कैसे आप स्पॉटिंग करोगे। हर बच्चे को, मान लो पहला बच्चा रोल नंबर 1 जिसका था वो फर्स्ट स्पॉट पे आएगा और उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट का। वो देखेगा कि इसमें क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सबके नाम छिपा दिए जाते हैं वहां पे पेपर लगा के, यहाँ पे सबके नाम छिपे होते हैं, नाम नहीं दिखेगा। आपको इस जीव को देखना है, देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है बेटा कि ये कौन सा जीव हो सकता है, देख के आप बताओगे। तो इसके बारे में क्या करोगे आप ना, एक रफली डायग्राम, ऐसे मान लो मछली था, मैंने ऐसे मछली बना दिया, एक रफली डायग्राम बनाना होता है और थोड़ा सा लेबल कर देना होता है कि ये फिन्स है, मान लो ये टेल फिन है, ये आपका फिन्स हैं, यहाँ पे आपके गिल्स होंगे, यहाँ पे स्केल होगी बॉडी पे। तो हल्का सा लेबलिंग किया और तुरंत आप क्या करोगे, इसके बारे में 4 या 5 लाइन लिखना शुरू कर दोगे। 2 मिनट मोर देन इनफ होता है इतना काम करने के लिए। जैसे आप ये काम करोगे तुरंत 2 मिनट होगा, स्टॉप वॉच में वो अलार्म वाली घंटी बजेगी, आपको यहाँ से स्पॉट नंबर 2 पे आना है। जैसे रोल नंबर 1 स्पॉट नंबर 2 पे जाएगा बेटा, तो जो उसके पीछे रोल नंबर 2 था वो कहाँ आ जाएगा, स्पॉट नंबर 1 पे आ जाएगा। ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जब ये वाला बच्चा यहाँ आएगा तो इसके पीछे वाला यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा बच्चा यहाँ आ जाएगा। ऐसे कर करके 2-2 मिनट हर एक स्पॉट पे आपको जाके रुकना होता है, उसका एक रफली डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम बना के उसके बारे में 4 या 5 लाइन लिखना होता है। ये तो हो गया पूरा काम। अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे चाहे कोई भी स्पॉट दिया हो, XYZ कुछ भी, आपको 4 या 5 कमेंट उसके लिख ही लोगे आप, 2 मिनट भी आपको ज्यादा लगेगा समय। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे कमेंट हम अपने दिमाग में बैठाने हैं जो कि हम किसी भी स्पॉट का लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका कमेंट होना चाहिए ना, सबसे पहला कमेंट वो याद रखो, कोई भी जीव देखो, चाहे आप स्पेसिमेन देख रहे हो, चाहे आप स्लाइड देख रहे हो, चाहे ये स्कैरिस बनाया है मैंने, ध्यान से समझना। तो आपका पहला कमेंट बेटा यही होना चाहिए कि दिया गया जीव ये है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, दिया गया जीव मछली है, दिया गया जीव कैक्टस है यानी कि नागफनी है, दिया गया जीव जलकुंभी है, दिया गया जीव प्लाज्मोडियम है, दिया गया जीव मेटाफेज स्टेज है समसूत्री विभाजन का, दिया गया जीव स्कैरिस है। तो पहला कमेंट ही आपको क्या करना है बेटा कि आइडेंटिफाई कर लो, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन वाला कमेंट होना चाहिए कि दिया गया जीव क्या है। जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ना, आधा नंबर आपका वहीं फिक्स हो गया इसी स्पॉट का। क्लियर है? पहला कमेंट हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि दिया गया जीव या फिर द गिवन ऑर्गेनिज्म इज स्कैरिस और आइकॉर्निया और कैक्टस और फिश। पहला कमेंट कर लिया। दूसरा देखो, तो दूसरा कमेंट क्या करोगे, अगर आपने जीव पहचान लिया है तो आप ये भी पहचान जाओगे कि ये जंतु जगत का है कि पादप जगत का है, मतलब ये प्लांट किंगडम का है कि एनिमल किंगडम का है। ये तो हर एक बच्चा पहचान सकता है कि ये जानवर है कि ये वनस्पति है। तो दूसरा कमेंट लिखना कि द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम। अगर वो एनिमल है तो द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया गया जीव जंतु जगत का सदस्य है। अगर वो वनस्पति जगत का है तो लिखोगे दिया गया जीव वनस्पति जगत का सदस्य है। ये मैं सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का बता रही हूँ। अगर आपको कोई कमेंट नहीं याद आ रहा है तो आप ये लिख के नंबर पा सकते हो बेटा। तो ये आपका ट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कमेंट हम बता रहे हैं, पहला तो हो गया दिया गया जीव मछली है। दूसरा कमेंट क्या होगा कि द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, ये जंतु जगत का सदस्य है। ये हमारा पादप जगत का सदस्य है, पादप जगत का सदस्य है। जंतु जगत जंतु जगत जंतु जगत। क्लियर हो गया बेटा?
अब तीसरा कमेंट क्या लिखोगे? अगर आपने ये देख लिया कि वो किस जगत का बिलोंग करता है, किस जगत का सदस्य है, तो तीसरा आपको ये भी तो पता होगा कि उसका हैबिटेट क्या है, वो टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है कि हवा में उड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लो मछली है तो पानी में रहेगा, तो लिख सकते हो कि एक्वेटिक है। अगर कैक्टस है तो मरुस्थल में रहेगा। जलकुंभी है, जल में रहेगी। प्लाज्मोडियम है तो पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है, किसी के शरीर के अंदर रहेगा, चाहे वो मनुष्य हो या मच्छर है। मेटाफेज है तो इसके बारे में तो अलग से कमेंट आता है बेटा, मेटाफेज का अलग से आपको कमेंट याद करना है, ये कर लीजिएगा। 2 स्टेज याद कर लेना, मेटाफेज और एनाफेज। चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं 100% ये आता है बेटा, मेटाफेज और एनाफेज प्रॉपर याद करके जाइएगा। ये चाहे किसी भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई कोई भी है, आएगा जरूर ये, चाहे बिहार बोर्ड है, राजस्थान, यूपी बोर्ड, कहीं के भी हो, आना है। स्कैरिस में क्या लिखोगे कि ये हमारा कैसा होता है, परजीवी होता है, शरीर में पेट के अंदर पाया जाता है ना स्कैरिस। तो 3 कमेंट हमने देख लिया, बातों बातों में आप लिख सकते हो। पहला तो जीव कौन सा है, दूसरा क्या हमने देखा बेटा जी कि जंतु जगत का है कि पादप जगत का है, तीसरा हमने क्या देखा, रहता कहाँ है, मतलब जल में रहता है कि जमीन पे रहता है, जमीन पे भी कहाँ रहता है, दलदल में रहता है कि मरुस्थल में रहता है कि नॉर्मल जमीन पे रहता है। 3 चीजें क्लियर हो गई ना, 3 कमेंट हमने देख लिया। ये हमारा उसके हैबिटेट के बारे में था, निवास स्थान कहाँ है उस जीव का। चौथा कमेंट देखो क्या करोगे, चौथा कमेंट सिंपल सा कमेंट, अगर वो पादप है, ये देखो इसी से रिलेटेड है, अगर वो पादप है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, अगर वो एनिमल है तो क्या होगा बेटा, वो हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो ये भी लिख सकते हो कि दिया गया जीव हमारा क्या है, स्वपोषी जीव है, दिया गया जीव क्या है, परपोषी जीव है। ये सिर्फ पास होने के लिए बता रही हूँ बेटा जी मैं, ये नहीं है किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, ये उनके लिए है जब कुछ नहीं कमेंट याद आ रहा तो कर देना, नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता सकते हो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे होता है, इसमें खाना कैसे खाता है, कर लोगे। पांचवा और लास्ट, 5 ही लिखना होता है। पांचवा कमेंट आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जीव देख लिया है तो कुछ तो स्पेशल उस जीव में होगा। जैसे मछली क्या है, गलफड़े से सांस लेती है, गिल से सांस लेती है। इसके अलावा इसकी बॉडी कैसी होती है ये भी लिख सकते हो, बॉडी इसकी कैसी होती है बेटा, एक नाव के जैसी होती है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो 5वें में जो आपको स्पेशल याद आ रहा है वो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो 4 कमेंट कर दिया है ना, और नीचे एक रफली डायग्राम बना दो, किसी भी चीज का रफली डायग्राम बना दो, हो गया। स्पॉटिंग में बिल्कुल डरना ही नहीं है, यही स्पॉटिंग होता है। 4 कमेंट, पहला जीव कौन सा है, दूसरा किस जंतु जगत का है कि पादप जगत का है, तीसरा जीव रहता कहाँ है, चौथा जीव खाता कैसे है, स्वपोषी है कि परपोषी है, और 5वां अगर जीव की कुछ भी खास बात है, जैसे मान लो कि जलकुंभी है हमारा कैसा है, ये इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, बंगाल का आतंकवादी इसलिए बोलते हैं कि जिस भी एक्वेटिक बॉडी में ये रहता है अकेले अपना एक छत्र साम्राज्य बना लेता है, किसी और ऑर्गेनिज्म को उगने ही नहीं देता है। नागफनी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करोगे, इसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं, और जो इसका तना होता है वो पत्तियों में बदल जाता है। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि इसमें जो बेटा स्टेम होता है वो लीफ में बदल जाता है, और जो इसकी लीफ होती है बेटा वो स्पाइन यानी कि कांटे में बदल जाती है। और वो फिनोमेना जिसमें कि स्टेम लीफ में बदल जाए उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फाइलोक्लेड। और ये एग्जामिनर पूछता है वाइवा में भी। तो इसका खास बात ये हो गया, इसका टेरर ऑफ बंगाल हो गया, मछली गलफड़े से सांस लेती है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, सिंपल सा है खास बात इसका। मेटाफेज स्टेज में हमको क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र सबसे अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं क्योंकि वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। स्कैरिस में तो बहुत सारी बातें हैं जो आप याद कर सकते हो। एक स्कैरिस में क्वेश्चन बनता है कि नर और मादा स्कैरिस में कैसे अंतर करोगे। नर और मादा का मतलब होता है मेल और फीमेल जो स्कैरिस होती हैं उनको बाहर से देख के आप कैसे बताओगे कि ये नर है ये मादा है। तो कई बार मैंने ये बच्चों को इस ट्रिक से याद कराया है। याद कर लेना, एक कहावत है ना कि लड़कियां सीधी होती हैं, तो लड़कियां सीधी होती है में याद कर लेना कि जो मादा स्कैरिस होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। तो लड़कियां सीधी होती हैं मतलब मादा स्कैरिस की बॉडी स्ट्रेट है। अब जैसे मादा की बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी तो समझ लेना नर की जो बॉडी है ना उसके पास हुक पाया जाता है कि अगर स्कैरिस में हुक है तो नर होगा, और अगर स्कैरिस एकदम सीधी है तो लड़कियां तो सीधी होती ही हैं तो वो क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। तो ये टोटल हमने देखा स्पॉटिंग के बारे में बेटा। स्पॉटिंग के मार्क्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एकदम अच्छे से ऐसे ही जाके स्पॉट करना, बिल्कुल डरना नहीं, वाइवा भी आपका ऐसे ही अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू।